न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। मुंबई के माहिम में बीती रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्विफ्ट डिजायर कार एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। तेज रफ्तार की वजह से स्विफ्ट कार बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में घायल 3 कार सवार को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनकी हालत नाजुक है। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया। बीती रात यहां जमकर बारिश हुई। कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चली। बारिश की वजह से तापमान गिरकर 26 डिग्री से ज्यादा हो गया। दक्षिणी दिल्ली में रात 1:15 बजे सरोजनी नगर, सफदरजंग एनक्लेव, ग्रीन पार्क, INA, ओखला में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। यमुना पार के सभी इलाकों में बारिश हुई। तेज हवा के कारण उत्तर पूर्वी जिले के कुछ हिस्सों में कुछ घंटों की बिजली कटौती भी की गई। वहीं उत्तरी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के इलाकों में हल्की बारिश से लोगों ने राहत महसूस की। बारिश की शुरुआत के साथ ही इंडिया गेट पर बारिश का लुत्फ उठाते हुए लोगों को देखा गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में रात 11:30 बजे तक 4.8 मिलीमीटर तक बारिश हुई और तापमान गिरकर 26.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाम 5:30 बजे तक अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री था। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जो कि गुरुवार तक चलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद से ही जगह पर ठहरा हुआ मानसून अब आगे बढ़ने लगा है। 3 जुलाई को मानसून उत्तर प्रदेश में पहुंच सकता है। इसके बाद राजधानी में कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई के लिए गर्मी से लोग परेशान हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में बारिश के लिए यज्ञ और हवन किया। असम में बाढ़ की कहर से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग प्रभावित हैं। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते गुवाहाटी के मुख्य हिस्सों में कमर तक पानी भर गया है। आलम यह है कि गुवाहाटी के मुख्य इलाकों में अब नाव ही आने जाने का मुख्य साधन बन गई है। कुछ जगहों पर जमीन खसकने की भी खबर है। शहर में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। असम के 6 जिलों पर बाढ़ का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। लखीमपुर, डारन, सोनितपुरी, उडलगुरी, गुवाहाटी और कामरूप में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 5 राहत शिविर खोले गए हैं। डीयू में एडमिशन को लेकर आज पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के अगले दिन यानी 1 जुलाई से दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। बीटेक और BMS कोर्स में इस साल से दाखिला नहीं होगा। इन कोर्सेज की शुरुआत पिछले साल ही हुई थी। हालांकि 2013 में बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। ये कोर्स 4 साल का ही रहेगा। वहीं BMS कोर्स विवाद पर आज UGC की स्टैंडिंग कमेटी ने आपात बैठक बुलाई है। BMS कोर्स के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस कोर्स में दाखिला ले चुके छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि इसे 4 साल का रहने दिया जाए। UGC की स्टैंडिंग कमेटी आज इस पर कोई फैसला ले सकती है। संभव है कि बीटेक की ही तरह इसे भी 4 साल का रहने दिया जाए। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा जाने वाला PSLV C-23 यान अब से कुछ ही देर बाद अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। करीब 49 घंटे की उल्टी गिनती के बाद आज सुबह 9:52 पर इसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। इस रॉकेट के जरिए 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा और अहम सैटेलाइट है स्पॉट 7, जो फ्रांस का है। इसके अलावा कनाडा, जर्मनी और सिंगापुर के 4 अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस प्रक्षेपण को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। इसरो अब तक 35 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। इस नए अभियान के बाद इसकी संख्या 40 हो जाएगी। अब खबरें साई पर संग्राम की। शंकराचार्य और साई बाबा के मुद्दे पर कल हरिद्वार में अखिल भारतीय साधु समाज की बड़ी बैठक हुई। संतों की इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। सभी संतों ने एक राय से साई पर शंकराचार्य के रुख का समर्थन किया। दूसरे बड़े फैसले में संतों ने उमा भारती को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि उमा भारती के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसी बैठक में संतों ने हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति न रखने का प्रस्ताव पास किया। इस बैठक में देश भर से 60 से ज्यादा संतों ने हिस्सा लिया। सभी संतों के निशाने पर उमा भारती थी। दरअसल संत समाज उमा भारती के उस बयान से नाराज है, जिसमें उमा ने साईं को मानने वाली बात कही थी। शंकराचार्य ने उमा भारती पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उमा भारती राम भक्त नहीं है, वो मुसलमान की पूजा करती हैं। साईं मुसलमान थे। उमा ने कहा था कि धर्म एक निजी आस्था का विषय है। बच्चों को माँ बाप की पूजा करने से नहीं रोका जा सकता।
इसके बाद उमा भारती पर और तीखे हमले शुरू हो गए, जिसके बाद उमा ने शंकराचार्य को चिट्ठी लिखी। उमा भारती ने शंकराचार्य को एक पत्र लिखकर कहा कि वो उनके खिलाफ न बोली हैं न बोलेंगी। उमा ने कहा कि अब वो इस विवाद से दूर ही रहेंगी। उमा की चिट्ठी को संतों की बैठक में भी पढ़ा गया, लेकिन संत उमा भारती की सफाई से नहीं माने। सभी संतों ने एक राय से उमा भारती को शंकराचार्य से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन उमा ने अब तक माफी नहीं मांगी है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर साईं भक्तों ने शंकराचार्य सरस्वती के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके बयान को वापस लेने की धमकी दी। शिरडी में साईं भक्त महिलाओं ने शंकराचार्य को सांकेतिक रूप से चूड़ियां पहनाकर उनका विरोध किया। महिलाओं ने शंकराचार्य को गिरफ्तार कर शिरडी लाने की मांग की। महिलाओं ने शंकराचार्य को केंद्रीय मंत्री उमा भारती से भी माफी मांगने के लिए कहा। हरिद्वार में साईं भक्तों ने शंकराचार्य के बयान के विरोध में गोविंद घाट पर साईं की मूर्ति को दूध और गंगा जल से स्नान करवाया। साईं की मूर्ति को स्नान कराने के बाद खुद साईं भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि साईं भक्तों को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। साईं भक्तों ने शंकराचार्य के विरोध में स्नान किया। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसा अमरनाथ गुफा के पास पत्थर गिरने की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि भूस्खलन से पत्थर यात्रियों पर गिरा, जिससे श्रद्धालु संभल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। मरने वाले श्रद्धालु बनारस के सुरेश यादव और पंजाब के भटिंडा के तारा सिंह हैं। दोनों ने शुक्रवार को यात्रा शुरू की थी। रायपटरी में भी दिल का दौरा पड़ने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 44 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा बालटाल के रास्ते चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। यहां मोदी कटरा रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे। जम्मू से कटरा जाने वाली ट्रेन की हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी यहां एक रैली को संबोधित भी करेंगे। 4 जुलाई को मोदी सुबह 9 बजे जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। यहीं पीएम मोदी सीधे हेलीकॉप्टर से कटरा जाएंगे। कटरा रेलवे स्टेशन के पास प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए 3 हेलीपैड्स बनाए गए हैं। मोदी कश्मीर के उड़ी में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यूनिफाइड कमांड की बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम जा सकते हैं। यहां पीएम केदारनाथ आपदा राहत के कार्यों का जायजा भी ले सकते हैं। पिछले साल केदारनाथ आपदा के गुजरात के सीएम रहते जब मोदी उत्तराखंड गए थे तो उन्होंने केदारनाथ जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये 28 जुलाई तक चलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायकों को विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष सत्यदेव कटारे ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपनी जान को खतरा बताया है। कटारे ने कहा है कि व्यापम घोटाले में उन्होंने सीएम के खिलाफ जो खुलासे किए हैं उससे शिवराज नाराज हैं, जिससे उनकी जान खतरे में है। कांग्रेस नेता कटारे ने अपनी जान के खतरे की बात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बताई है। व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन को घोटाले का अड्डा बताया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर धरना दिया और राज्यपाल राम नरेश यादव पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इससे पहले कल एमपी पुलिस ने व्यापम घोटाले में पूर्व संघ प्रमुख के सुदर्शन और सुरेश सोनी को क्लीन चिट दे दी। पुलिस ने कहा कि व्यापम घोटाले से के सुदर्शन और सुरेश सोनी का कोई लेना देना नहीं है, ये महज अफवाह है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने व्यापम घोटाले में आरएसएस के नेताओं का नाम आने पर चुटकी ली है। आजम ने कहा कि अगर अच्छे दिन आ गए हैं तो फिर इस तरह के घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं। देश में जल्द ही सिर्फ 3 राष्ट्रीय पार्टियां बच जाएंगी। एनसीपी, बीएसपी और सीपीआई ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हो सकती है। चुनाव आयोग ने इस मामले में तीनों पार्टियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि लोकसभा चुनावों में हुई हार के बाद क्यों न नेशनल पार्टी स्टेटस छीन लिया जाए। चुनाव आयोग की तय शर्तों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस के लिए किसी भी पार्टी को 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट होना चाहिए। 3/4 लोकसभा सीटों पर कम से कम 2% वोट मिलने पर भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दोनों शर्तों को नहीं पूरा करने पर कम से कम 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के तौर पर उसकी मान्यता होनी चाहिए। एनसीपी, बीएसपी और सीपीआई अब इन शर्तों को पूरा नहीं कर रही है। इनका दर्जा छीनने पर बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएम ही राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में बचेंगी। नियम के मुताबिक अगर कोई दल राष्ट्रीय पार्टी का अपना दर्जा गंवा देता है तो उसके बाद उसके पास पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए चुरू के छापर में हिरण को बिस्किट खिलाना मुसीबत का सबब बन सकता है।
कानून के मुताबिक वन्य जीवों को बाहर खाना खिलाना कानूनी अपराध है। कानून के जानकार मामले को अदालत में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि देश में कितनी ब्लैक मनी है और कितनी बाहर जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने सभी विभागों और एजेंसियों को इस काम के लिए 15 दिन से 1 माह का समय दिया है। एसआईटी ने विभागों से ब्लैक मनी सर्च को लेकर टैक्स चोरी तक का ब्यौरा मांगा है। साथ ही कहा है कि ये आंकड़े हवाई नहीं होने चाहिए। एसआईटी के प्रमुख एमबी शाह का कहना है कि उनका काम पहला ये है कि देश में कितनी ब्लैक मनी है और बाहर कितनी गई है। उधर भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड सरकार को चिट्ठी लिखकर स्विस बैंकों में जमा भारतीय नागरिकों के काले धन की जानकारी मांगी है। अब खबरें इराक संकट की। सुन्नी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के कब्जे वाले इलाके को अलग इस्लामी मुल्क घोषित कर दिया। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने अबू अल बगदादी को इस नए मुल्क का खलीफा घोषित किया। नए मुल्क के खलीफा के नाम का ऐलान सूरा काउंसिल की बैठक के बाद किया गया। आईएसआईएस ने इसे इंटरनेशनल जिहाद का नया युग करार दिया। तिक्रित शहर को सुन्नी विद्रोहियों ने नियंत्रण से छुड़ाने के लिए इराक की सेना की ओर से हमले लगातार जारी हैं। अधिकारियों के मुताबिक तिक्रित के विभिन्न हिस्सों में सेना और विद्रोहियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इराकी सेना के विमान विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। तिक्रित शहर को सुन्नी विद्रोहियों ने 11 जून को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसके साथ साथ उत्तरी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बना ली थी। इराक को रूस से लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिल गई है। इराक के रक्षा मंत्री ने कहा कि 3 से 4 दिन में 5 सुखोई Su-25 लड़ाकू विमान एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक संकट पर दिल्ली में खाड़ी देशों के भारतीय राजदूतों के साथ बैठक की। बैठक में सुषमा स्वराज के साथ विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में इराक में फंसे करीब 10,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर लाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक के अशांत क्षेत्र में 150 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से 50 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अब भी 100 भारतीय फंसे हैं। राजनयिकों की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि इराक में अगवा सभी 39 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। साथ ही इराक के तिक्रित में फंसी 46 भारतीय नर्सें भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इराक से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया ने 3 विमानों को स्टैंड बाय रखा है। साथ ही सरकार ने इराक में भारतीय दूतावास को कल्याण कोष का एक हिस्सा ट्रांसफर किया है, ताकि वहां से भारतीयों को बाहर निकाला जा सके। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक में अगवा भारतीयों के परिजनों से करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। विदेश मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सभी कदम उठा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में पार्किंग को लेकर जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जान से मारने की धमकी भी दी। दिल्ली पुलिस ने न्यू राजेंद्र नगर में कारोबारी तरुण बजाज के मर्डर केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 महिलाएं हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को देहरादून से और 1 को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई थी। आरोपी कारोबारी को ब्लैकमेल कर उगाही करने की कोशिश में थे, जिसका विरोध करने पर 25 जून को उनका मर्डर हो गया। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में कल पानी की पाइपलाइन ब्लास्ट हो गई, जिसके बाद पूरी सड़क पर पानी हो गया। स्थानीय लोगों का उनका कहना है कि ये पानी की पाइपलाइन पहले से डैमेज थी, बावजूद इसके दिल्ली जल बोर्ड ने इसकी मरम्मत नहीं की। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में गंगा ढाबा तोड़े जाने की खबर से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जेएनयू प्रशासन गंगा ढाबा की जगह को कमर्शियल करना चाहता है, जबकि छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने एक बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी, मना करने पर मारपीट की। बिजनेसमैन का आरोप है कि एसपी के नेताओं ने रंगदारी नहीं देने पर तेल छिड़ककर जला देने की धमकी दी है। सरेआम रंगदारी और गुंडागर्दी की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित बिजनेसमैन ने विजेंद्र उर्फ कालू यादव, रामकिशन पहलवान, प्रदीप और संदीप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बदायूं में 2 बहनों से गैंगरेप और मर्डर मामले में सीबीआई को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीबीआई को मृतक 2 बहनों में से एक का मोबाइल फोन मिला है। सूत्र बताते हैं कि मोबाइल फोन काफी खराब और टूटी हालत में मिला है। मोबाइल से सिम कार्ड और चिप भी गायब है। जांच में पता चला है कि ये मोबाइल फोन गांव के ही एक दुकान से खरीदा गया था। मोबाइल फोन को फर्जी आईडी के सहारे खरीदा गया था। सीबीआई इस दुकानदार से भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। दुकानदार का कहना है कि वारदात से लगभग 15 दिन पहले ये मोबाइल फोन एक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड के साथ उसकी दुकान से खरीदा गया था। यूपी के बिजनौर में पुलिस वालों ने घरों में घुसकर कई महिलाओं से बदसलूकी की। शनिवार देर रात करीब 30 पुलिस वालों ने इलाके में दबिश दी, सो रही महिलाओं को डंडे से पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए। दरअसल 3 जून को एक सड़क हादसे में एक लड़के की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने थाने पर पथराव किया था। इसके बाद पुलिस ने करीब 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उन्हीं की तलाश के दौरान पुलिस ने महिलाओं से बदसलूकी की।
राजस्थान के अजमेर में 60 साल के बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीर बाबा की मजार पर ले जाने के बहाने 2 युवकों ने महिला से गैंगरेप किया। जयपुर में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर काम करने वाली महिला की सर्वेंट क्वार्टर में हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या में किसी परिचित का हाथ होने की आशंका जता रही है। मामले की तफ्तीश जारी है। यूपी के एटा में कच्चा बनियान गिरोह के बदमाशों ने राष्ट्रीय फुटबॉलर इकबाल और उनके एक रिश्तेदार की हत्या कर दी। करीब 10 बदमाशों ने इकबाल के घर पर धावा बोला, घर वालों को बंधक बनाकर लूटपाट की। विरोध करने पर इकबाल और उसके मौसा को गोली मार दी। यूपी के इटावा के जिलाधिकारी की स्विमिंग पूल में नहाते वक्त गर्दन की हड्डी टूट गई। सैफई में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स में भेजा गया। गुजरात के जूनागढ़ में एक ही दिन में 2 तेंदुओं की मौत हो गई। जूनागढ़ के मालिया में 100 फीट गहरे कुएं में गिरने से पहले तेंदुए की मौत हुई। जूनागढ़ के ही तलाला में बिजली का तार गिरकर टूटने से दूसरे तेंदुए की मौत हुई। 2 तेंदुओं की मौत से गुजरात के वन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। दोनों तेंदुओं की मौत की जांच हो रही है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी ने 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप कल खत्म कर दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे आखिर में सांसदों को संबोधित किया। आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहला टेस्ट खेलते हुए कप्तानी की और ट्रिपल सेंचुरी भी मार दी। संघ के सह कार्यवाह सुरेश सोनी ने बीजेपी के नए सांसदों की क्लास ली। सोनी ने सांसदों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। सूरजकुंड में बीजेपी के नए सांसदों को ट्रेनिंग के दूसरे और आखिरी दिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ट्रेनिंग दी गई। सूत्रों से खबर है कि सांसदों को स्टिंग ऑपरेशन से सावधान रहने और बचने के भी गुर सिखाए गए। सांसदों को बताया गया कि आपका वीडियो कैसे बनाया जा सकता है, कैसे किसी अजनबी के आमने सामने फोन पर संभल कर बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक ट्विटर के जरिए जनता का मूड भांपने की तैयारी में है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सोशल मीडिया विंग को फेसबुक ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने का काम सौंपा है। सोशल मीडिया विंग को काम दिया गया है कि वो सोशल साइट पर लोगों की एक्टिविटी के आधार पर देश में तैयार हो रहे जनमत के ताजा रुझानों से मोदी को अवगत कराएं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि लोगों को मोदी सरकार के कार्यकाल शुरू होते ही चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पर्रिकर ने कहा, काफी लोग मुझसे पूछते हैं अच्छे दिन आने वाले थे, आए कि नहीं। मैंने कहा नहीं, आए नहीं, आ रहे हैं। साथ ही मनोहर पर्रिकर ने कहा कि राज्य और केंद्र अब मिलकर काम कर सकते हैं क्योंकि वो समान सोच के आधार पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने दिल्ली के जंतर मंतर में हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से मुलाकात की। विनोद शर्मा ने सरकारी सहायता हासिल स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन लाने की मांग का समर्थन किया। विनोद शर्मा ने भरोसा दिलाया कि उनकी जन चेतना पार्टी शिक्षकों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। आज इफ्तार का समय शाम 7:17 पर शुरू होगा। पहला रोजा करीब 15.5 घंटे का होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रमजान की बधाई दी। राजस्थान के उदयपुर के 13 साल के नन्हे चित्रकार अंकित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अद्भुत चित्र बनाया है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले अंकित का सपना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने हाथ से चित्र भेंट करे। IRCTC ने अपनी वेबसाइट का मॉडर्न एडिशन लॉन्च कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसकी स्पीड पहले से 4 गुना तेज है। दावा किया जा रहा है कि नई वेबसाइट में हैंग होने, रिजर्वेशन अधूरा रहने और लॉगिन नहीं होने जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। सरकार 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत अभी तक किसी कंपनी में 20 कर्मचारियों का होना जरूरी होता था, लेकिन अब सरकार इस संख्या को घटाकर 10 करने के बारे में सोच रही है। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों को EPF का फायदा होगा। इंफोसिस के संस्थापकों में से एक SD शिबुलाल के अमेरिका में 800 मकान हैं। शिबुलाल की इंफोसिस में 3500 करोड़ की हिस्सेदारी है, लेकिन उनका रियल्टी कारोबार 6500 करोड़ का है। आमतौर पर रियल्टी कारोबारी बेचने के लिए घर खरीदते हैं, लेकिन शिबुलाल किराए पर देते हैं। मोदी सरकार लेबर रिफॉर्म्स की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है, जिससे एम्प्लॉयर लेबर लॉ की जटिलताओं के बगैर ज्यादा कामगारों से काम किया जा सके। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने प्रपोजल दिया है कि 10 से 40 एम्प्लॉयज वाली कंपनियों को विभिन्न लेबर लॉज के तहत छूट दी जाए। जानकारों के मुताबिक कंपनियों को कई मामलों में अथॉरिटीज को रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन सरकार इसमें ढील देने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय हिस्से को चीन के नक्शे कदम पर दर्शाए जाने पर नाराजगी जताई है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चीन के दौरे पर हैं, लेकिन चीन हमारे देश के अहम अंगों को अपना बता रहा है, यह गलत है।
अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी ने कहा कि चीन की हरकत से अरुणाचल के लोगों के जज्बातों को झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि आक्रामक विदेश नीति की वकालत करने वाली सरकार चीन की घुसपैठ पर चुप क्यों है। ब्रिटिश मस्जिदों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। इमाम गुमराह लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे सीरिया और इराक चंदा भेजने के बजाय इसका इस्तेमाल चैरिटी में करें। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक करीब 500 ब्रिटिश इराक के आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध की अनदेखी करते हुए रविवार को मध्यम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी समुद्र तट की ओर दागी गईं। मिसाइलें ऐसे समय में दागी गई जब प्योंगयांग के करीबी सहयोगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सियोल आने वाले हैं। उत्तर कोरिया की इस हरकत पर जापान और दक्षिण कोरिया ने गहरी नाराजगी जताई है। नासा ने पृथ्वी के वायुमंडल में उड़न तस्करी का सफल टेस्ट कर अपने मंगल अभियान की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। नासा ने एलडीएसी का नेवी पैसिफिक मिसाइल रेंज फैसिलिटी से टेस्ट अंजाम दिया। टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया 30 मिनट तक चली और इस दौरान हीलियम बलून से छोड़े जाने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट पैसिफिक ओशन में गिरा।